भारत सरकार जल्द ही देश का नया केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। ऐसे में भारत सरकार के सामने इस केंद्रीय बजट को लेकर के क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या-क्या चुनौतियां आ सकती हैं और सरकार के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है, इन तमाम बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले वीडियो को एक बार देख लेते हैं कि वीडियो हमारी जो है वो किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है आपका यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए जरूरी है। जीएस पेपर 3 से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 में आपको इंडियन इकोनॉमी और बजट का एक सेगमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये हुआ इसका एक इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं आगे। तो खबर हमारी यही है कि भू राजनीतिक और आर्थिक कारकों की वजह से दुनिया जो है वो तेजी से बदल रही है, जिसकी वजह से आगामी केंद्रीय बजट पर भी आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पिछले कुछ समय में चेंज हुए हैं। जैसे इजराइल और भू राजनीतिक लेवल पर अगर आप बात करें तो इजराइल और हमास का जो वॉर है उसमें आपको समाप्ति देखने को मिली है। वॉर में जो है शांति स्थापित हुई है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का चयन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रशिया और यूक्रेन के वॉर को 24 घंटे में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। देखना होगा समाप्त हो पाता है नहीं कि या नहीं हो पाता है। इसके अलावा आर्थिक कारकों की यदि आप बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का चयन हुआ है। ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी पावर उनके पास मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि वो ब्रिक्स कंट्रीज पर जो है टैरिफ लगाने वाले हैं। तो अब ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स लगातार चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय बजट भी इनकी वजह से प्रभावित हो सकता है और इसी वजह से जो है विश्लेषण करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। घरेलू वृद्धि की यदि आप बात करें तो घरेलू वृद्धि पिछले कुछ महीनों में काफी धीमी रही है। आपने देखा होगा जो भी जीडीपी के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो वर्तमान समय में साइक्लिक स्लोडाउन की सिचुएशन से गुजर रही है। अगर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी वृद्धि की तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर की जो संभावना है वो 6.4% के आसपास है। यानी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024-25 में हमारी जो इकोनॉमी है वो 6.4% की दर से बढ़ सकती है, जबकि पिछले साल ये जो आपका आंकड़ा था वो 8.2% के आसपास था। यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट इस बार थोड़ी सी आपको नजर आ सकती है। भारत लेकिन इसके बावजूद भी आप कह सकते हैं दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भले ही भारत की जो वृद्धि दर है वो काफी कम है, लेकिन अगर आप भारत की वृद्धि दर को दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली भारत की सिचुएशन आपको थोड़ी सी अच्छी नजर आएगी। तो ये हमने सबसे पहले वर्तमान समय में क्या कॉन्टेक्स्ट आपका बना है उसको समझा। अब आगामी बजट में किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सकता है उसकी यदि आप बात करें तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में जहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है डिमांड को बढ़ाना। वर्तमान समय में यदि आप देखेंगे तो भारत के अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे आप आरबीआई की बात करें या जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं जो भारतीय इकोनॉमी पर नजर रखते हैं, उनकी तरफ से लगातार इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं कि वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या भारतीय इकोनॉमी के सामने मौजूद है वो है लो डिमांड। कम डिमांड की जो समस्या है वो वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती पैदा कर रही है। तो डिमांड को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तत्काल उपभोक्ता मांग और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने के जो उपाय हैं वो उपाय किए जाने चाहिए। अगर दीर्घकाल की हम बात करें, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, आपको अल्पकाल में क्या करना है। अगर आप दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में विकास और सृजन पर जोर देना काफी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर जोर देना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमारा जो श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र है उसको हम बढ़ा सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर पर जोर दिया जा सकता है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपका कृषि पर डिपेंड करता है। तकरीबन 58% जो आपका हिस्सा है वो कृषि पर डिपेंड करता है। तो कृषि को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें और एडवांस टेक्नोलॉजीज को लाने की जरूरत है। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देने की जरूरत है। डिजिटल नवाचार और आपूर्ति बुनियादी ढांचा यानी कि सप्लाई चेन को बढ़ाने की जरूरत है। सप्लाई चेन को मजबूत करने की जरूरत है। तो ये कुछ फैक्टर हुए जहां पर सरकार जो है ध्यान दे सकती है। इसके अलावा राजकोषीय विवेक की और ऋण प्रबंधन की यदि आप बात करें तो कोविड-19 के कारण सरकार के ऋण में वृद्धि के बावजूद भी सरकार ने अपना जो वित्तीय अनुशासन है वो बनाए रखा है। कोविड-19 के दौरान सरकार को बहुत ज्यादा लोन लेना पड़ा था,
जिसकी वजह से सरकार पर काफी ज्यादा दबाव जो है, ऋण का दबाव जो है वो बढ़ गया था। राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा 2022 से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लगातार घटता हुआ आपको नजर आ रहा है, यानी कि राजकोषीय घाटा जो है, सरकार को जो नुकसान हो रहा है वो 2022 से आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सिचुएशन यहाँ पर आपको थोड़ी सी अच्छी नजर आ सकती है। भारत का सामान्य सरकारी ऋण जो है वो जीडीपी का तकरीबन 84% है, यानी कि भारत की जितनी जीडीपी है उसका 84% हिस्सा जो है वो सरकार ने वर्तमान समय में लोन के तौर पर ले रखा है, जो कि दुनिया की जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनसे काफी ज्यादा कम है, उनसे काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप भारत के ऋण से जीडीपी अनुपात को कैलकुलेट करें, ऋण टू जीडीपी रेशो को अगर आप कैलकुलेट करें, यानी कि भारत ने अपनी जीडीपी की तुलना में कितना लोन लिया हुआ है, तो ये दुनिया की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्राजील हो गया, इन देशों से काफी ज्यादा बेहतर निकल करके आता है। यानी कि अगर आप फंडामेंटल्स पे बात करें, अगर आप जो है जो मूल चीजें इकोनॉमी में होती हैं उन पर यदि आप बात करें, तो भारतीय इकोनॉमी की सिचुएशन वर्तमान समय में अच्छी बनी हुई है। समस्या कहां पर आती है? समस्या आती है डिमांड को लेकर के, समस्या आती है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। इन पर अभी और ज्यादा ध्यान देने की जो है जरूरत सरकार की तरफ से महसूस हो रही है। राजकोषीय व्यय और औद्योगिक वृद्धि की अगर आप बात करें, तो सरकार का जो राजकोषीय व्यय है, जो राजकोषीय यानी कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ रहा है। डेटा को यदि आप देखें तो सरकारी पूंजीगत व्यय 2021 से 2024 के बीच में तकरीबन 22% CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की दर से जो है बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए विशेष सहायता पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इसके अलावा औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र की नीतियों पर भी जोर देने की जरूरत है। औद्योगिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ PLI योजना यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो है उसकी समीक्षा और उसका विस्तार करना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये ओवरऑल आपका राजकोषीय और औद्योगिक वृद्धि की हमने बात की। इसके अलावा रोजगार और विकास के क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर यदि आप बात करें, रोजगार की यदि आप बात करें, तो हमारा अनुमान ये है, डेटा ये बताता है कि 2050 तक भारत में तकरीबन 133 मिलियन लोग जो हैं वो कार्य योग्य आयु वर्ग में शामिल होंगे, यानी कि इतने लोग जो है वो भारत में काम कर रहे होंगे। ऐसे में भारत में जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है वो एम्प्लॉयमेंट की आने वाली है, कि आप इतने लोगों को रोजगार प्रदान कैसे करेंगे। और अगर आप इतने लोगों को रोजगार प्रदान नहीं कर पाते हैं तो आपकी इकोनॉमी में तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, और बेरोजगारी की दर यदि बढ़ती है तो बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट यह है कि हमें हमारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका निर्माण क्षेत्र हो गया, पर्यटन क्षेत्र हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, इस तरह की जो रोजगार गहन क्षेत्र हैं उनको और ज्यादा समर्थन देने की जरूरत है। हमें हमारे देश में और भी जो नवाचार हो सकता है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को निकाल करके सर्विस सेक्टर में शिफ्ट करने की जरूरत है, ताकि सर्विस सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट करने की जरूरत है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी उतने ही लेवल पर जो है डेवलप किया जा सके। इसके अलावा महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और कौशल विकास पर भी जोर देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम महिलाओं के कौशल विकास पर जोर नहीं देंगे, महिलाएं हमारी कुल आबादी का 50% हैं, और अगर हम उनके विकास पर जोर नहीं देंगे तो इसकी वजह से भविष्य में हमारी ही जो पूरी ग्रोथ है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा ये तो हमने रोजगार की बात करी, फिर MSME को समर्थन देने की भी जरूरत है। अगर आप MSME की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME जो है तकरीबन 50 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, और इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव के तौर पर, भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन के तौर पर काम करता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि MSME के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। MSME को जब जो ऋण की जरूरत है उस जरूरत को हमें पूरा करना चाहिए। समय पर और सस्ती ब्याज दरों पर उनके लिए ऋण उपलब्ध होना चाहिए। उनके लिए हम जो है DPI आपका जो डिजिटल पब्लिक लेंडिंग है, जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर शुरू करने की बात हो रही है, उसके लिए बेहतर उपाय जो है हम कर सकते हैं। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की यदि आप बात करें तो कृषि हेतु ऋण गारंटी योजना पर विचार किया जा सकता है, जिससे सरकार का जिसमें सरकार का बड़ा कोष जो है वो शामिल हो सकता है। सरकार एक ऐसी योजना शुरू करने पर विचार कर सकती है जिस योजना के माध्यम से ओवरऑल आपका जो हमारे किसान हैं उनको आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, ये कुछ जगह हैं जहां पर हम अपनी इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म ध्यान दे सकते हैं। अब बजट रणनीति किस तरह से रह सकती है, अंत में एक संक्षेप के तौर पर यदि आप देखें तो बजट संक्षिप्त अवधि में यानी कि शॉर्ट पीरियड में उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए लक्षित पुनर्वितरण यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन पर जोर दे सकता है। जो आपका टैक्स रेट है उसमें गिरावट की जा सकती है, उसमें कमी की जा सकती है, क्योंकि जब आप टैक्स रेट में गिरावट करेंगे तभी आपकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी।
राजकोषीय विवेक और दीर्घकालिक आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ये तो आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट हुआ कि हमें डिमांड बढ़ानी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या है? लॉन्ग टर्म में तो टारगेट ये है कि हमें अपना रोजगार बढ़ाना है, क्योंकि हमने देखा कि भारत में 2050 तक बहुत बड़ी आबादी होगी जो कि काम करने योग्य होगी, और अगर उस आबादी को रोजगार नहीं मिल पाता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो भारतीय इकोनॉमी के सामने पैदा हो सकती है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ी वृद्धि से बचते हुए वित्तीय विवेक बनाए रखने की जरूरत है। यानी कि हमें, जैसा कि इस आर्टिकल में सुझाया गया है, कि वेलफेयर स्कीम पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा खर्च जो है वो नहीं करना चाहिए, फ्रीबीज पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय हमें अपनी इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं, उनको बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। तो ये ओवरऑल आज का जो बजट रणनीति है उस पर हमने बात की। अब हमारा करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए इस सवाल को हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, तो सवाल का जवाब देने के लिए अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके इसका जवाब लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि बजट जो है वो आपका वित्त मंत्रालय तैयार करता है। वित्त मंत्रालय तो आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग जो है बजट तैयार करने का काम करता है, उसको आपको बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्व विभाग, ऑप्शन बी आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन सी व्यय विभाग, और ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम विभाग। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत सरकार की ओर से बजट तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के किस विभाग को दी गई है। यहाँ पर समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।